जय हिंद साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपका डिमांड जो सेठ चौदहवा को आप बोले थे कि फिर से रिपीट किया जाए, एक बार और समझा दिया जाए, आपकी बातों को कदर करते हुए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सेठ 14 बीपीएससी ट्री का, जो एक बार कंप्लीट जा चुका था, लेकिन उस दिन पावर कट होने की वजह से शायद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके लिए आप साथी कमेंट करके मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गर्वान्वित फील किया, बहुत गर्व फील हुआ। ठीक है, आज पूरे जोश और खरोश के साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन है बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, अच्छा लगता है कमेंट करते रहें। इसी तरह से जब कमेंट होती है तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई देखा जा रहा, मतलब सेट लगाया जा रहा है। इसलिए सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे या क्वेश्चन से खेलेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक बिल्डअप, यानी एक एनर्जी, क्या कहते हैं, एक जोश, एक उमंग नहीं आ पाएगा। जब तक आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएगा, एक कॉन्फिडेंस, एक कंसेप्ट का बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, समय को किल ना करें। आज जो है सेट से 14 का री एक्सप्लेनेशन फिर से हम लोग लेकर के आए हैं, इसलिए आप जो है बहुत गौर से इसका मतलब इस सेट को देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। ठीक है, जहां दिक्कत आई होगी उसको हम बताने का आज प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन आपका है द डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इज। डिकम्पोजर्स का मतलब समझ रहे होंगे, सरा और गला। सराने और गलाने में किस ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब तक किसी चीज में बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा वो चीज सरेगा नहीं, वो गलेगा नहीं। इसका मतलब डिकम्पोजर्स में जो मदद करने वाला है वो है आपका बैक्टीरिया। क्या है? जीवाणु है। ठीक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है कैसा? बैक्टीरिया है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगला क्वेश्चन है द मटेरियल नॉर्मली यूज टू मेक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया है, इसको मैं छोटा करूं थोड़ा, क्योंकि आप इसे आसानी से देख लें और इसे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द मटेरियल नॉर्मली यूज टू मेक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीज से मिलकर बना है इलेक्ट्रो, बाद में बना है मैग्नेट। इसका मतलब यह हुआ कि कोई कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसमें एक गुण, कैरेक्टर डेवलप होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। अब बात समझ में आई कि उसमें मैग्नेट जो है, मैग्नेट का डेवलपमेंट कब हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के वजह से हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें मैग्नेटिक डेवलप होता है, मैग्नेटिज्म, उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इसको आप टेम्पोररी कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्पोररी कहेंगे। ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक गुण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन नोट, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग स्टेनलेस स्टील में आते हैं, स्टेनलेस स्टील में, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं हम, तो एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा तो उसमें जो मैग्नेटिक गुण होगा वो परमानेंट हो जाएगा, वो घटेगा नहीं और हटेगा नहीं। ये याद रखिएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो मैग्नेटिक गुण जो आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर परमानेंट होगा। क्या होगा? परमानेंट होगा। ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, तो आपके पास है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को। किसको यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेनलेस स्टील से एक बात याद रखिएगा कि जब स्टेनलेस स्टील में एक बार इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसमें जो मैग्नेटिक गुण आता है वो परमानेंट हो जाता है, टेम्पोररी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ। ऑर्निथोलॉजी जो है किसके बारे में स्टडी किया जाता है? तो ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स, लॉजी का मतलब स्टडी। जब बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी द करेक्ट आंसर। अब आपसे सवाल पूछता है कि बोन से संबंधित जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? तो बोन को हम लोग बायोलॉजी में ओस्टियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियो कहते हैं। तो याद रखिएगा, बोन को बायोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं? ओस्टियो। और बोन के अंदर जो प्रोटीन्स पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है ओस्टिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओस्टिन प्रोटीन। ठीक है,
और बोन के बारे में स्टडी क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी, बोन के बारे में स्टडी क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ये बात माइंड में रखिएगा। बोन में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? ओस्टिन प्रोटीन है। और बोन के बारे में स्टडी क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। और बोन्स का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजिस्ट या ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट से संबंधित, ओस्टियो का मतलब होता है बोन स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। लिप्स से संबंधित हम बात करें, अगर लिप्स के बारे में पूछेगा कि लिप्स के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, तो लिप्स के बारे में देखिए, लिप्स आपका जो है एक प्लांट का पार्ट्स है जो बाहरी संरचना में आता है। तो प्लांट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ये कहलाता है प्लांट्स फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है? प्लांट्स फिजियोलॉजी। तो ये स्टडी हमारा जो है प्लांट्स फिजियोलॉजी में किया जा सकता है। ठीक है, एक एक चीज को माइंड में रखिए। अगला प्रश्न आइए आपके पास, हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन। यानी जो चंद्रयान 3 जो है, जो चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च कराया गया था LVM3, यानी याद रखिए लॉन्च बाय LVM3। कभी कभी 3 इस तरह से लिखा जाता है, कभी कभी 3 रोमन में लिखा जाता है। लाइट व्हीकल, ठीक है, लाइट व्हीकल मोटो जो है हमारा LVM3 यहां से लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? ये 14 जुलाई को किया गया था 2023 में। 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कहां से किया गया था? तो ये याद रखिएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से किया गया था। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम पहले हुआ करता था श्री श्री हरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है। यानी किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। श्री श्री हरिकोटा का नाम बदल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया। कब रखा गया? तो ये भी साथियों 2002 में रखा गया। ये भी माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन जीके का बन सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमारे माइंड में एक एक बात होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए हम आसानी से चुरा ले जाएं और स्कोर कर जाए, जो हमारा मकसद है। यानी एक अच्छे शिक्षक बनना, तो आप शिक्षक बन करके उभरें और शिक्षण का पठन पाठन का काम का आरंभ करें और एक अच्छी जिंदगी को एंजॉय करें। राइट, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रयान 2 सितंबर का आ गया, यानी 14 जुलाई 2023 सीधा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वाटर इंटर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स हेयर ऑफ प्लांट्स ड्यू टू। कह रहा है क्या कि पानी का प्रवेश करना सॉइल से, मिट्टी से कहां? रूट में, रूट के हेयर में। ठीक है, तो रूट के हेयर में तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वह प्रोसेस हमारा प्रासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। वाटर मोलिकुल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कहलाता हमारा ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक इसका मतलब है, देखिए प्रेशर तो डेवलप होगा ही, रूट हेयर के पास यानी स्पोर्स कम होंगे, छोटे छोटे होंगे, और सॉइल के पास स्पोर्स ज़्यादा होंगे। तो अब ज़्यादा से कम की ओर, यानी किसी ज़्यादा एरिया वाला को कम एरिया में जब एंट्री कराएंगे तो प्रेशर डेवलप होगा ही होगा। वही चीज़ है यानी ऑस्मोटिक, यानी किसके वजह से प्रेशर का डेवलपमेंट हो रहा है? तो पानी के मूवमेंट कराने की वजह से प्रेशर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारा C नंबर इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, द कंपाउंड्स विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट्स हार्ड। यानी इसमें से किस कंपाउंड्स को, किस यौगिक को हम लोग पानी में घुला देंगे कि पानी का हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा। तो याद रखिए मार्बल को, चूना पत्थर को हम लोग पानी में घुला देंगे तो पानी हार्ड हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मार्बल या चूना पत्थर, CaCO3। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज आप रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन है जो टूटेगा नहीं। तो टूटने की कहानी जो हमारे पास, जैसे मान लिया जाए K2CO3, इसके यानी ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये कभी नहीं टूटेगा क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये हमारा सोडियम Na2CO3, इसको अगर हीट दीजिएगा तो ये भी नहीं टूटेगा क्योंकि ये रिएक्शन यानी रिएक्टिव ज़्यादा है। अगर आपसे कह दिया CaCO3, इसको हीट देंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है इन तीनों के पीछे कि आखिर ये टूट नहीं रहा और ये टूट रहा है? ये मोर रिएक्टिव है, अति क्रियाशील है, जो ये एक दूसरे को खोना नहीं चाहता। पोटेशियम को कार्बोनेट के बिना चैन नहीं है और कार्बोनेट को पोटेशियम के बिना चैन नहीं है। जब दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं है तो दोनों चाहेगा कोई एक दूसरे से जुदा ना हो पाए। ठीक है, यही वजह है कि पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट को खोना नहीं चाहता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट को खो देता है क्योंकि लेस रिएक्टिव है। यहीं पे एक बात मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करेंगे हम, MgCO3, तो MgCO3 भी हमारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है द पोलन ग्रेन्स इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, यानी कह रहा है क्या, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो रियली में स्टिकी यानी पाउडर लाइक होता है। जब क्या कह रहा है, जब पोलिनेटेड वाटर से पोलिनेटेड होगा तो उसका जो है क्या वजह होगी, तो याद रखिए ये जब उसमें वाटर डालिएगा तो उसको क्या करेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगर इससे पहले वाला सेट में अगर गलती से, चूंकि कंफर्म नहीं है कि उसमें आंसर मैंने क्या किया था, अगर उसमें ड्राई नहीं होगा, अगर स्टिकी होगा तो वहां पे इग्नोर करेंगे, ये ड्राई ही द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ग्लैंड प्रोवाइड्स बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इनमें से कौन है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। तो सबसे पहले जानिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको कहते हैं, इंडोक्राइन उसको कहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन उसको कहते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करता है। अब कंफ्यूजन होगी, इंडोक्राइन दैट मींस हार्मोन सिक्रीट करने वाला, एक्सोक्राइन दैट मींस एंजाइम सिक्रीट करने वाला, राइट। चलिए अब यहां पे बात आती है कि आखिर हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है। तो एंजाइम जो है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और हार्मोन जो है ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये तेजी के साथ। जैसे सपोज करिए कभी कभी आप देखे होंगे कि अचानक से कोई इवेंट सामने आ जाती है, तो आपके शरीर के अंदर जो गतिविधियां या शरीर के अंदर जो चेंजिंग आता, इंस्टेंट आता है, ये हार्मोन की वजह से आती है। और धीरे धीरे आपका भोजन का पचना ये एंजाइम की वजह से है, यानी भोजन का पचना ये एंजाइम एक्टिविटी है। तो आप बताओ मुझे कि भोजन धीरे धीरे पचती है या तेजी के साथ पचती है, तो आप आंसर करोगे कि भोजन जो है धीरे धीरे पचती है। तो भोजन का पचाने का रोल, भोजन का पचाने का काम एंजाइम का है, और क्विक रिप्लाई करना, क्विक रिफ्लेक्ट आंसर करना, और कभी कभी जैसे मान ली कि अचानक से कोई विस्फोट हो गया तो आपके शरीर अचानक से अचंभित होता है, झटका मारता है, तो झटका मारने के पीछे एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है, एड्रेनलिन नाम है। एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो है हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन ग्लैंड सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा गया, आपातकालीन हार्मोन कहा गया। तो इसका मतलब ये जिससे स्रावित हो रहा है उसको भी आपातकालीन ग्रंथि कहा जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, जी हाँ साथियों, एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। आखिर आपसे पूछेगा कि क्या वजह है कि हार्मोन जो है फास्ट काम करता है और एंजाइम जो है स्लो काम करता है। तो हार्मोन को फास्ट काम करने की वजह, एक वजह यह है कि ये डायरेक्ट जो है ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन को अटैक करता है, जबकि ये जो है प्रोसेस से होते हुए जाता है। और प्रोसेस से होते हुए जो जाएगा, तो जो चीज़ प्रोसेस वाला होता है उसमें समय लगता है, जो विदाउट प्रोसेस होता है, मतलब अगर आप कहीं काम कराने जाइएगा किसी अधिकारी के पास, प्रोसेस में आइएगा तो हफ्ता 10 लग जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर एक रूल पता होगा टेबल के नीचे वाला, तो टेबल के नीचे वाला में बहुत शॉर्टकट होता है, आपको आसानी से ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अवॉइड करना है टेबल के नीचे से नहीं, टेबल के ऊपर से, लेकिन ऐसा सिस्टम बने ताकि हर व्यक्ति का काम फास्ट में ही हो। अगर डिले हो रहा तो सबका डिले हो, तेजी में हो रहा तो सबका तेजी में हो। टेबल के नीचे कब तक दिया जाए, ये साकार, ये संभव तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ एड्रेनलिन का 3 फंक्शन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स का 3 फंक्शन है। क्या कौन कौन है फंक्शन, एड्रेनलिन 3 काम करता है हमारे शरीर के अंदर। क्या करता है, इसको हम लोग F3 के नाम से भी जानते हैं, यानी F3 हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है, एड्रेनलिन। क्या है F3, F3 है, एक का है नाम फियर, एक का नाम है फाइट, एक का नाम है फ्लाइट। मतलब क्या हुआ कि जब आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा तो आपके शरीर के अंदर 3 गतिविधि आएगी, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ाओ, भगाओ और उड़ाओ। लड़ाओ, भगाओ और उड़ाओ, ये याद रखिएगा। F3 हार्मोन
F3 हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रेनालिन। F3 क्या है? F फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भगाओ, लड़ाओ एंड उड़ाओ। F3 हार्मोन दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। आई बात समझ में? चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन हम लोग कॉज में आए नहीं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो वैसा हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स है जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्सो ग्लैंड। और मिक्सो ग्लैंड जो है हमारे पास पैंक्रियाज है। क्या है? पैंक्रियाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर द करेक्ट आंसर। आपसे पूछेगा कि थायराइड भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है क्या? हाँ बिल्कुल, थायराइड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन है, ठीक है। एड्रिनल की मैंने चर्चा कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करेगा उसको हम लोग इंडोक्राइन कहेंगे। तो हमारा थायराइड जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ओनली एंजाइम सिक्रीट करता है, सॉरी एंजाइम कहते हैं, हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रिनल की बात करेंगे तो एड्रिनल भी हमारा ओनली इंडोक्राइन ही ग्लैंड्स है, क्योंकि ये हार्मोन ही सिक्रीट करता है। जबकि पैंक्रियाज हमारा इग्जो भी है और इंडो भी है। इग्जो किस लिए? कि एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा एंजाइम? पैंक्रियाटिक जूस। याद रखिएगा एंजाइम्स का नाम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। और हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? बोलिए। इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन दो हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम, एक का नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकागन। इंसुलिन ब्लड यानी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है और ग्लूकागन इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करता है। दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। व्हाट आर प्लांट्स पिगमेंट? प्लांट्स पिगमेंट कहते हैं किसको है? तो प्लांट पिगमेंट जो है हमारा, क्लोरोफिल को हम लोग प्लांट्स पिगमेंट कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हमारा प्लांट्स पिगमेंट का काम कर जाएगा। तो ये हमारा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बोtulism इज। बोटुलिज्म है क्या? तो याद रखिए बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और उसमें क्या होता है, ये बोटुलिज्म जो है जिसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाता है। तो आप याद रखिए फूड बॉर्न इन्फेक्शन कह लेंगे। यानी बोटुलिज्म जो होने वाला बीमारी है, किससे होने वाला बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को हम लोग एक कोड के रूप में फंसा सकते हैं, इसको एक ट्रिक के रूप में। कौन सा ट्रिक? एक गाना है। क्या गाना? ट्रिक याद बता दूं कि छोड़ दूं? एक गाना है, तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को दिल पागल पागल रहता है। क्या है गाना? तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को दिल पागल पागल रहता है। अब क्या है कोड? तुमने दिल, चलिए लिख ही देता हूं। तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को पागल पागल रहता हूँ, पागल पागल रहता हूँ। ठीक, याद रहेगा। तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को पागल पागल रहता हूँ। चलिए आइए, तुमने टी हम लोग ले लेते हैं, टी फॉर टेटनस। इसको हम लोग टी लेते हैं, टी फॉर टेटनस। चलिए ठीक है। दी और ला यहाँ दिल है, इस द का मतलब हो गया डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। और इस ला का मतलब हो गया लेप्रोसी, लेप्रोसी ला। ज और ब, ज का मतलब हो गया गोनोरिया, गोनोरिया। और ब बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। से सिफिलिस, सिफिलिस। तोरा है, एक ता कहते हैं मतलब टेटनस हो गया। एक का हम लोग ट्यूबरोक्लोसिस ले लेते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस, ट्यूबरोक्लोसिस मतलब टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। है फॉर हैजा, है फॉर हैजा। चैन का सी ले लेते हैं हम, चैन, सी कोलेरा, कोलेरा। ठीक है। पाने को पी ले लेते हैं, प, पी फॉर प्लेग। ठीक है। को पर्ट्यूसिस,
ई पा का मतलब, एक पी का मतलब प्लेग, एक पी का मतलब पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। ये पागल पागल रहता हूँ, ये गाना को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को आप भूल नहीं पाएंगे। एक गाना याद रखेंगे, खुद का डेवलप किया हुआ है। तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को पागल पागल रहता हूँ। ये डिजीज आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गाना गुनगुना लीजिएगा। तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को दिल पागल पागल रहता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आइए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोtulism फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, ठीक है। आइए, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, द बेसिक जो है बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो है कौन है? दो गो है, डीएनए और आरएनए है, डीएनए एंड आरएनए है। जिसका जो यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डीएनए आरएनए है क्या, तो ये एक पॉलीमर है। क्या? न्यूक्लिक एसिड का एक पॉलीमर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीएनए का फुल फॉर्म, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर जो है एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, किसका? याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स का है। किसका है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का है। आपने पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जब WBC पढ़े होंगे तो उसके अंदर एक चीज पढ़े होंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने होते थे ग्लाइकोप्रोटीन्स का, जो हमारे WBC के अंदर एक एंटीजन को डेवलप करता था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारे शरीर के अंदर WBC को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। इसके अंदर जो चीज़ पाया जाता था उसको हम लोग एंटीजन कहते थे, एंटीबॉडीज। यानी इसके पास एक प्रोटीन है, उसका नाम है एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीजन को डेवलप करता था, और WBC ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारा फॉरेन पैथोजन है, जो बाहर से प्रवेश करके हमारे शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न करेगा, उसको मारने का काम करता है। जब तक आपके शरीर के अंदर या हमारे शरीर के अंदर WBC स्ट्रांग है, तो बाहरी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री नहीं मारेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ना हो करके इम्यूनोग्लोबिन होता तो आंसर हमारा इम्यूनोग्लोबिन भी होता। अगर इम्यूनोग्लोबिन ना हो करके WBC ऑफ एंटीजन होता तो हमारा आंसर एंटीजन भी होता। यानी एक क्वेश्चन का प्रश्न कई तरह के बन सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो चीज़ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी जो मैंने आपको बताया उसको आप गुनगुना करके याद रख लीजिएगा। कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता ही है और पूछता है, और मैक्सिमम विद्यार्थी वहाँ पे गलती कर जाते हैं। वहाँ पे मैं अब आज के बाद से हमारे साथी ये गलती नहीं कर पाएंगे कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन कौन है। तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को दिल पागल पागल रहता है। ये याद रखिएगा, ये गाना है। क्या है? तुमने दिल जब से तोड़ा है। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, गोनोरिया और बोटुलिज्म। तुमने दिल जब से हो गया। से का हम लोग ले लिए S फॉर सिफिलिस, तोड़ा है T फॉर टेटनस या T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, चैन पाने को कोलेरा, C फॉर कोलेरा, पागल P फॉर प्लेग, पागल पर्ट्यूसिस रहता हूँ। एक सेंटेंस को कंप्लीट रहने का है, यानी तुमने दिल जब से तोड़ा है, चैन पाने को पागल पागल रहता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन है जो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? इसका नाम है एल्जाइमर डिजीज। ये मेमोरी लॉस डिजीज है। ये अगर किसी व्यक्ति को हो जाता तो सबसे पहले लॉस ऑफ मेमोरी होगा, यानी याददाश्त चली जाएगी। ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम, अगर जो है किससे ऑप्टेन किया जाता है? तो ये एक रेडोफाइसी है, लाल अलगी से पाया जाता है। और ये जीनस हमारे पास एक जीनस है थैलस, थैलस जीनस से ये, इसका थैलस जीनस में हमारा आता है जेलेडियम। जेलेडियम से अगर प्राप्त किया जाता है तो जेलेडियम किसका प्रजाति है? अलगी का प्रजाति है। और कैसा अलगी? रेड अलगी, रेडोफाइसिस को बोलते हैं हम लोग। और रेडोफाइसिस अलगी है क्या? तो अलगी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण वो अपना से
फोटोसिंथेसिस कर लेता है। थैलोफाइटा हम लोग कहते हैं किसको है, थैलोफाइटा जिसमें शूट्स डेवलप होता है बट रूट डेवलप नहीं हो पाता है, वैसे प्लांट्स को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी देखिए क्वेश्चंस बहुत आपको यानी स्टेज दे दे करके बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे एक्सप्लेनेशन किए जरूर गए थे, लेकिन पावर कट होने की वजह से आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया था, इसका हमें बहुत दुख है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। केमिकली इंसुलिन इज अ, मैंने अभी बताया आपको कि पैंक्रियाज जो है एक हार्मोन यानी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, और पैंक्रियाज को हम लोग इंडो और एक्सो, ठीक है, इंडो और एक्सो मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहते हैं, मतलब मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। आई बात समझ में? और जो हार्मोन सिक्रीट करता है पैंक्रियाज, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ग्लूकागन। तो केमिकली इंसुलिन इज अ, तो इंसुलिन जो होता है प्रोटीन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन किसके लिए इसेंशियल नहीं है? तो नाइट्रोजन, अब देख ली क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन चाहिए। आरएनए, आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही है तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CH2O। इसमें नाइट्रोजन की कहीं से दर्शन नहीं होने वाला है और कहीं से कुछ इसमें जरूरत पड़ेगा ही नहीं नाइट्रोजन का, तो हमारा इकलौता आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन इज नॉट इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए इसेंशियल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होता है इंस्टेंट एनर्जी, अगर आपको चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। कि कभी कभी व्यक्ति फैट को लॉस करने के लिए खाना पीना छोड़ देता है, डाइट पे चले जाते हैं, तो आप देखिएगा कि उनके सबसे पहले अटैकिंग फेस पे होता है, फेस का ग्लोइंग चला जाता है। तो वजह क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की फैट तो बहुत बाद में पचेगा, और आप सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाए और शाम को आपने क्या लिया, समोसा ले लिया था। अब बताओ मुझे, समोसा है मैदा का चीज़, ठीक है, और आपने कार्बोहाइड्रेट को छोड़ा है, तो सबसे पहले आपका फेस का जो है ग्लोइंग चला जाएगा, फेस का रौनक चला जाएगा, और आप फिर समोसा को और मोमोज को, पिज़्ज़ा को और बर्गर को ले हुरा की तरह हूर लीजिएगा। तो आप चाहिएगा कि हम डाइट में हैं, तो आप पता चलेगा कि आपका पेट डम के तरह, डमी के तरह, ड्राम की तरह निकल जाएगा। ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डाइट भी अगर करिए तो थोड़ा मेंटेन में करिए, हर एक चीज़ को देखते हुए करिए। आइए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी डिजीज, इसमें से कौन है जो आनुवंशिक की बीमारी है? तो आनुवंशिक की बीमारी हमारा कैटरेक्ट, ये आंख से संबंधित है, ये कैटरेक्ट, ये सिलियन मसल्स, ये हमारा जो है आनुवंशिक की बीमारी नहीं है। लेप्रोसी, ये भी हमारा आनुवंशिक की बीमारी नहीं है। फेनाइलकीटोनुरिया क्या है? फेनाइलकीटोनुरिया जो है एक ब्रेन डैमेज बीमारी है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते चला जाता है, क्योंकि एक पार्ट हमेशा किसी न किसी का डैमेज होते चला जाता है। तो फेनाइलकीटोनुरिया जो है ये आपका जो हेरिडिटी आनुवंशिक की बीमारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एक बात ये पूछा जाएगा कि कोशिका का सेल किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन से पहले ही किसने खोज किया था, लेकिन उसका हिस्ट्री नहीं बन पाया, वो कौन था बोलिए? रडल वर्च्यू, जो यानी रॉडल वर्च्यू से पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, लेकिन उनका इतिहास नहीं बन पाया क्योंकि उसने न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए आप बुक में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का खोज करता किसने है, तो रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन से पहले भी न्यूक्लियस का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म एक कोशिका द्रव होता है जो हमारा बना होता है किसका, ग्लूकोज लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है 7%, और सबसे ज़्यादा उसमें होता है प्रोटीन और लिपिड्स होता है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरक्यू इज, आरक्यू शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी कोसेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आप एक्सहॉल करते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो और ऑक्सीजन गैस क्या करते हो, लेते हो, तो उसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है रेस्पिरेटरी कोसेंट। मतलब आप छोड़ते क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते क्या हो, ऑक्सीजन। इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, वॉल्यूम का रेशियो यही हमारा क्या देता है, रेस्पिरेटरी कोसेंट देता है, आरक्यू देता है, ठीक है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल साथी, उसी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और बीपीएससी एग्जाम में भी पूछने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है 3-4 क्वेश्चन जो है नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी ट्री ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा
सी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन है जो प्लांट हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड प्लांट हार्मोन है, फ्लोरिजिन ये प्लांट हार्मोन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से सब प्लांट हार्मोन है, यहाँ पूछा नहीं तो सब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंटरकोस्टल मसल्स अकर्स इन, इंटरकोस्टल मसल जो होता है, इंटर मतलब होता है बिटवीन, दो चीजों के बीच में जो पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटर। यहाँ कह रहा है इंटरकोस्टल मसल, तो हमारे पास जो रिब्स है, रिब्स के बीच जो मसल्स पाया जाता है उस मसल्स का नाम पड़ता है इंटरकोस्टल मसल्स। याद रखिएगा, रिब्स हमारे पास 12 जोड़ी है। कितने जोड़ी है? 12 जोड़ी रिब्स है हमारे पास। ठीक है, जो रिब्स जुड़ा होता है इस बोन से, ये बोन जो हमारे पास जो आपको दिख रहा है, इस बोन्स का नाम पड़ता है ब्रेस्ट बोन या सेप्टम बोन कह सकते हैं। ठीक है, पीछे में भी आप देखेंगे तो कुछ बोन जो होता है आगे और पीछे में जुड़ा होता है, कुछ बोन जो है सिर्फ आगे में जुड़ा है, पीछे में नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ज्वाइंट के बेसिस पे दो तरह के हमारे पास रिब्स केज बन जाते हैं। ये रिब जो हमारा एक नेट लाइक बना हुआ है, एक जाली नुमा बना हुआ है, इसीलिए हमको इसको जो है रिब केज भी कहते हैं। और हमारे पास रिब जो होता है 12 जोड़ी होता है, और 7 जोड़ी ऐसा होता है जो आगे और पीछे अटैच होता है, और 5 जोड़ी जो होता है सिर्फ और सिर्फ आगे अटैच होता है, पीछे नहीं होता है। जहां से ये अटैच होता है उसको हम लोग सेप्टम या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो 7 जोड़ी पेयर रिब्स को हम लोग कहते हैं, 7 पेयर रिब्स को हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स, और 5 जोड़ी रिब्स को हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। 5 पेयर्स रिब्स फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न आपका आता है, क्या है? जियोकार्पिक फ्रूट इज, जियोकार्पिक फ्रूट क्या है? तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और कार्पिक का मतलब पकना, यानी जो अर्थ के अंदर पकेगा उस फ्रूट को हम लोग कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट। अर्थ के अंदर पकने वाला कौन फ्रूट्स है? तो अर्थ के अंदर पकने वाला फ्रूट जो हमारे पास है पीनट है, जो जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मूंगफली कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स नंबर इन ह्यूमंस, यानी डिप्लॉयड क्रोमोजोम कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर? कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोजोम होता है, इसी को हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, फ्लोरिडेन हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडेन है क्या? तो फ्लोरिडेन जो है एक फूड स्टोरेज है अलगी के अंदर, फूड स्टोरेज इन अलगी। तो ठीक उसी तरह से जो हमारे पास पूछा कि सिमिलर किससे है, तो जो स्टोरेज का काम करेगा, तो अब देखिए स्टोरेज का काम ग्लाइकोजन, हम लोग के शरीर के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? स्टार्च के फॉर्मेट में होता है, और उस स्टार्च को हम लोग एमाइलोपेक्टिन भी कहते हैं। तो आप देखिए कैंसर, फ्लोरिडेन जो है ये स्टोरेज फूड है किसमें? अलगी में। ठीक, अब अलगी का स्टोरेज का कंपेरिजन स्टोरेज से होना चाहिए, तो हमारे पास एमाइलोपेक्टिन जो है ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फूड है, यानी लिख लेता हूं मैं, प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च या एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो फूड स्टोर होता है, हम लोगों के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? फूड स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है। किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? तो अब फ्लोरिडेन जो है ये हमारा अलगी के अंदर फूड स्टोरेज है, अलगी के अंदर फूड स्टोरेज है। ठीक है, अलगी के अंदर कि कैसा अलगी? तो रेडोफाइसी, रेड अलगी। राइटिंग पढ़ लेते हैं, राइटिंग पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो अगर कोई दिक्कत आए तो फिर इसके बारे में भी कमेंट करके बताएंगे जरा, क्योंकि सीखने और सिखाने की उम्र कभी होती नहीं है। जब जगिए तब सवेरा, जब चाहिए तब सीखिए तब सिखाइए। इसमें सीखने का ना कोई अंत है, ना सिखाने का कोई अंत है। हम भी आपसे सीख रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ, आपसे हम 99% सीख रहे हैं, और आप मुझसे 0.001 भी नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सेट प्रैक्टिस ही है, तो ये हम कुछ नहीं कह सकेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, ये आपका अपना क्रेडिट है जो आप समझ पा रहे हैं। मैं अपना क्रेडिट कब लूँगा? जब आप एग्जाम में जाएं और वहाँ प्रश्न देखने को मिले और वहाँ से सही करके आएँ, और आप कमेंट करके ज्ञान घर को बताएं कि आपने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चंस बीपीएससी ट्री में देखने को मिला, तब मुझे अच्छा लगेगा। और आप सही करके आएंगे तब आपको जानेंगे कि हाँ आपने कुछ सीखा, आपको मैं कुछ सिखा पाया। राइट, अभी कुछ नहीं सिखा पाया मैंने। आइए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका, सन हेम्प जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी सन हेम्प जूट जो है वो किससे पाए जाते हैं? तो याद रखिए फ्लोएम। फ्लोएम है क्या? ठीक है, फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। किसमें? कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका? प्लांट्स का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट्स का, जिसका काम क्या है? इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जाइलम का काम, जाइलम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका काम होता है क्या? इसका काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है यूनि डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब जाइलम जो होगा एक दिशा वाला है, यूनि डायरेक्शन वाला है, और फ्लोएम जो है हमारा बाई डायरेक्शनल है, दो दिशा वाला है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, वाटर और मिनरल ऑर्गेनिक फूड्स, यानी फूड जो है ऑर्गेनिक फूड को, सॉरी फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करेगा, और जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स, मतलब मिनरल्स बोले तो साल्ट वगैरह भी सप्लाई करेगा। याद रखने का तरीका, तो याद रखने का तरीका बनिएगा, ये रखिएगा, जालिम बना फास्ट फूड, जालिम बना फास्ट फूड, जब फॉर जाइलम और जब फॉर जल, यानी जालिम बना फास्ट फूड। आज के जो ट्रेंड है फास्ट फूड, डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है एक समझिए कि जानलेवा बन रहा है। ठीक है, खाने में भले आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल नहीं है। बहुत हद तक प्रयास करिए अवॉइड करने का। ठीक है, जालिम बना फास्ट फूड, जब फॉर जाइलम, जब फॉर जल। ठीक है, बना फास्ट फूड, फास्ट फॉर फ्लोएम, और फास्ट फॉर फूड, यानी फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम का काम है जल का ट्रांसपोर्ट करना। तो इस ट्रिक को, इस कोड को याद रखिए, जालिम बना फास्ट फूड। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। उम्मीद कि आपने जो कहा मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। आप बोले कि 14वां सेट फिर से रिपीट किया जाए, आपके लिए मैंने वो सेट रिपीट किया, आपकी जिम्मेदारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपने साथियों को भी भेजिए, और आपके भाइयों और बहनों के लिए जो है संजीवनी फर्स्ट बैच को क्लास 10 CBSE मीडियम हिंदी मीडियम बहुत जल्द लॉन्च जो है, यानी 4 तारीख से क्लास स्टार्ट है उनका, और बहुत नॉमिनल फ़ी है, ओनली 99 ही है, ज़्यादा फी नहीं है। और कंप्लीट साइंस यानी प्रीवियस ईयर NCERT एक एक चीज़ उनको बताया जाएगा, डेप्थ में बताया जाएगा। तो जल्द ही करें, लेट ना करें, अपने साथियों को, अपने भाइयों के लिए ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।